नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड विधानसभा परिसर में सीएम हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इसके अंदर कई कार्यक्रम चलते रहते हैं। खेल होता है तो कहीं कुछ होता है और खेल तो आप सबको पता है कि देश दुनिया में इसका कितना लोग प्रेमी है और कल की जीत को लेकर के थोड़ी झलक मुझे भी देखने को मिला था। इसी के बाद अलग अलग तरीके हैं लोगों का, इससे हर चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। आप ज्यादा खाना खा ले तो आपका भी पेट खराब हो सकता है, तो आपको भी हिसाब से खाना चाहिए। सोशल मीडिया का भी अच्छे पहलू भी है और गड़बड़ पहलू भी है। करने के अपने अपने तरीके हैं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झारखंड विधानसभा की महिला सदस्यों ने मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने उपस्थित सभी महिला सदस्यों को सम्मानित किया और राज्य के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। इस दौरान विधानसभा की महिला सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी और राज्य में महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा तथा सशक्तिकरण से संबंधित विषयों पर उनके सुझाव साझा किए। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान कई विधायक ने अलग अलग मुद्दे पर अपनी बात रखी है। इस दौरान विधायक सरयू राय ने कहा कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर मैंने अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। यदि वो कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे तो अच्छी बात है। फिलहाल वे सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हत्या करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस था, उससे पहले पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी पहले भी संवैधानिक संस्थाओं के साथ गैर संवैधानिक व्यवहार करती रही हैं। वहीं श्वेता सिंह ने कहा कि बीजेपी की पहले से ही साजिश थी कि नीतीश कुमार को हटाया जाए और आखिरकार उन्हें अपने मंसूबे में कामयाबी मिल ही गई। मुख्यमंत्री आवास पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के सवाल पर सुदीप कुमार सोनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के पास 8,000 करोड़ रुपए का विमान है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया और संसद भवन के उद्घाटन में भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। ऐसे में बड़ा अपमान किसके द्वारा किया गया है, यह सभी समझ सकते हैं। अब देखिए, इतना हम लोग खींचतान करेंगे तो बाकी लोग जो कर रहे हैं उसको ढकने का यह प्रयास हो गए। नीतीश कुमार को उस श्रेणी में रखना मतलब कि अब तक बाकी लोग जो करते आए हैं उस पर पर्दा डालना है। कुमार की इसमें क्या भूमिका है ये जानना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार को अगर करना रहता अपने पुत्र को तो बहुत पहले करके आज तक स्थापित कर चुके होते। अब देखिए, ये सारी चीजें मीडिया में, समाचार पत्र में आ रही हैं और हर आदमी के पास उतनी ही जानकारी है। आप मुझसे जो पूछिएगा तो उसका उत्तर आपके पास खुद ही प्रस्तुत है, इसलिए उसमें आप मुझे क्यों ढकेल रहे हैं। और निशांत कुमार का महत्व इतना ही है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। आगे वो अपने कर्तव्य से अपनी प्रासंगिकता साबित करें तो बात सामने आएगी। आज उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। ये देखिए, राजनीतिक का मर्डर है, ये दुर्भाग्य है। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ये मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जब उन पर कोई गहरा दबाव हो, जब ट्रम्प उनको बाध्य कर दे कि नहीं तुम मुख्यमंत्री बनो।
और हमें लगता है सेम उसी प्रकार का नीतीश कुमार जी जो हैं अब मुख्यमंत्री छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, तो क्या दबाव है, किसका दबाव है? तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कहूंगा कि हम लोग आपके साथ हैं, झारखंड की जनता आपके साथ है। अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपको बार्गेनिंग कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए हम सबको। हम सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया था और आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और आप चले जा रहे हैं राज्यसभा। तो ये एक चिंता हम लोग बड़ा दिग्भ्रमित हम लोगों को कर दिया है कि क्या भाजपा के साथ, क्या अन्य पार्टी को कभी अलायंस करना चाहिए? क्या बीजेपी छोटी पार्टियों को क्या नतमस्तक कर देती है, उनका राजनीतिक करियर खराब समाप्त कर देती है? ये चिंता का विषय है। बिहार की घटना से हम सब काफी आहत हुए हैं और मैं फिर से मैं कहूंगा, बीजेपी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा दिल दिखाइए। छोटी मछली को निगलने से क्या फायदा हुआ आपको बताइए? सारे लोग मरवाते हैं, हम लोग मरवाते हैं, ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, राजनीतिक अंत कर दिया। अगर नीतीश कुमार जी बीमार हैं तो बताइए, डॉक्टर इरफान अंसारी है ना भाई, आई एम ए डॉक्टर, देन आई एम हेल्थ मिनिस्टर। तो अगर आपको कुछ दिक्कत था तो आप हमको बताते, मैं जाता वहां, मैं आपका इलाज करता। लेकिन मैं फिर से मैं कहूंगा नीतीश कुमार जी को कि आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आपका जो निर्णय है ये बिहार का अपमान है, झारखंड का अपमान है और आपको दोबारा मुख्यमंत्री पद संभालना चाहिए। इन लोगों को ऐसे ही लगेगा ना, ये लोग कर क्या रहे हैं? राष्ट्रपति के बारे में कांग्रेस के नेता क्या क्या शब्द का प्रयोग किया है पिछले दिनों, याद कर लीजिए। मैं यहाँ याद नहीं कराना चाहता हूँ, आप लोग देख लीजिए सोशल मीडिया में। ममता बनर्जी ने भी जिस शब्द का प्रयोग किया है, अगर उसको आप लोगों ने देखे होंगे, किसी भी महिला के बारे में, वो तो देश के राष्ट्रपति है, उसके बारे में जो शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं नहीं समझता हूं। प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री जाते हैं रिसीव करने। मुख्यमंत्री अगर कहीं अति व्यस्त है नहीं तो फिर उनके द्वारा प्रतिनियुक्त मंत्री जाते हैं और मंत्री ने, लेकिन वहां मंत्री भी नहीं गए, मंत्री तो छोड़ दीजिए, वहां के डीएम तक नहीं पहुंचे, जो जानकारी मिली कल हमने। तो मैं ये कह रहा था कि भाई किस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को ममता बनर्जी धत्ता बता रही है। फिलहाल काउंसिल के जो कार्यकारी अध्यक्ष है उसका नंबर हमने ऊपर किया, फिर मैंने बात की उन लोगों से, तो लोगों ने बताया कि बहुत पहले से कार्यक्रम तय था। तो 2-3 बार तो उन्होंने मैदान को चेंज कराया, यहाँ ठीक नहीं रहेगा, वहां ठीक होगा, वहां नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। और अंतिम में जहां लोगों ने तय किया था वहां पर भी कैसे लोग नहीं आवे, उसकी भरसक प्रशासनिक तंत्र का उन्होंने उपयोग किया। देखिए, ये सब सीखा सिखाया और कठपुतली के हिसाब से अगर आप सरकार को चलाएंगे तो ऐसे ही आपको दिखाई देगा। लोगों को दिखाने के लिए इनका एक दांत है, एक हाथी का दांत रखते हैं, खाने के लिए कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और। तो जनता के लिए इनका दांत अलग है जो ये दिखाते हैं, और अपना खाने के लिए अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए इनकी जो नीतियां हैं। आपकी बात कर रहे हैं ममता दीदी की दांत की या भाजपा आपके केंद्र सरकार की जो दांत है, जो हम लोग को झारखंड में डस रही है ना, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो बंगाल, देखिए ममता दीदी को ये अपना जो भी कर लें, ये वहां पे भी वही कोशिश करना चाह रहे हैं कि उनको उनकी छवि को धूमिल कर करके, और फिर से उनको लगता है कि सरकार अगर वहां बना पाएंगे वो वहां पे बंगाल में, तो ये उनका भ्रम है। ममता दीदी उनके भारी के साथ कांग्रेस खड़ी होगी ना। देखिए, ये वहां का फैसला है, ये वहां के लोग तय करेंगे, ये आप और हम नहीं तय कर सकते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थी? संसद के उद्घाटन में माननीय राष्ट्रपति कहाँ थी? जब संवैधानिक पदों को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है तो संवैधानिक पदों की गरिमा गिरती है। राष्ट्रपति इस देश की संवैधानिक प्रमुख हैं और इस देश का हर नागरिक राष्ट्रपति का सम्मान करता है। लेकिन यदि संवैधानिक पदों का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से होने लगेगा तो जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रपति को
विपक्षी होते हुए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना पूर्ण रूपेण समर्थन दिया था। आज बंगाल की घटना को, बंगाल के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अगर ये सवाल खड़ा करती है तो उनको भी जवाब देना चाहिए कि उस संवैधानिक पद की गरिमा को भाजपा ने कितना तार-तार किया है। ज्ञानेश कुमार भी कल जब कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी ही सरकार पर कई सवाल उठाए। जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि झारखंड में कई जगह पर अफीम की खेती बहुत तेजी से फैल रही है, बिना पुलिस की मिलीभगत से यह संभव नहीं है। वहीं इसे लेकर विधायक जयराम महतो ने भी इस पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही गढ़वा से बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी ने सड़क के मुद्दे को लेकर सवाल उठाया। हमने मुद्दा उठाया था, इस राज्य में अफीम की खेती बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और नारकोटिक डिपार्टमेंट कुछ कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है। 2021-22 में अफीम की खेती 2000 एकड़ में हुआ। 2025-26 में अफीम की खेती बढ़ करके 27,000 एकड़ से ज्यादा हो गया। जब भारत सरकार गृह विभाग के द्वारा यहाँ के सीआईडी विभाग को ये निर्देश किया कि इसका पूरा ब्यौरा आप भेजें, और हमारा प्रश्न का मंशा था कि बिना पुलिस के सहयोग के बिना इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती नहीं किया जा सकता। इसमें राज्य के पुलिस का सहभागिता जरूर है। हालांकि मंत्री जी इसमें मुकर गए और किसी भी प्रकार का उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन सरकार, पुलिस इसमें है जो अफीम की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दे रही है। और चूंकि ये अरबों खरबों का मामला है, इसलिए दूसरी तरफ क्यों करेगा, ये सबसे बड़ा धंधा ये लोग अपना लिया है। इस धंधा करके इस राज्य के रीढ़ को बर्बाद कर रहा है। अफीम की खेती करके यहाँ जो जितने नौजवान हैं उनको बर्बाद करने की बात काम कर रहा है, और इसीलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दा को हमने आज उठाया था। बात तो क्या आपको लगता है कि पुलिस का सहभागिता तो इसमें है ही जरूर, और पुलिस यदि चाहेगी तो इतने बड़े पैमाने पर अफीम की खेती नहीं हो सकेगा, क्योंकि अफीम की खेती 2021-22 से प्रारंभ है। तो बीच में तो सारा लोग चुप रहा, न सरकार का आंकड़ा है, आज सरकार ने जवाब कुछ भी नहीं दिया उस पर। सिर्फ जब 27,000 एकड़ से भी ज्यादा अफीम की खेती का जब विकराल रूप धारण कर लिया, और उसके बाद ये प्रश्न आने के बाद इन्होंने अफरा तफरी में अपना सिर्फ जवाब दिया कि हमारे राज्य में कोई भी पुलिस प्रशासन यदि संलिप्तता पाया जाएगा, कोई सूचना देगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। यही बात बोल करके उन्होंने। ये तो सर लिपापोती हो गई। सर एक सवाल है कि अफीम हर दिन ऐसा दिन नहीं होगा जो इस पर लेके एक कार्रवाई नहीं हो। 200 साल क्यों इतना बढ़ते चला जा रहा है? यदि कार्रवाई होती तो कम तो नहीं रहा है, तो बढ़ रहा है। आंकड़े तो क्या लग रहा था, गांव वाले लोग के साथ मिली भगत है क्या? पुलिस का मिली भगत। इस तरह से वो डिक्टेटरशिप करते हैं इस ठगुआ सरकार में। ठगुआ सरकार में बोलते हैं हम लोग महिलाओं को सम्मान देते हैं, तो कौन सा सम्मान हुआ, कहाँ सम्मान दिए? महिला दिवस के दिन उसको साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। मतलब हमें सारी महिलाओं के साथ मान सम्मान का ठेस पहुंचाए हमारे गिरिडीह जिला के उपायुक्त।
हम सरकार से मांग करते हैं कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और महिलाओं को माफी मांगनी चाहिए। हमारे जल सहिया दीदी के साथ माफी मांगनी चाहिए और उन लोग का जो बकाया है, बकाया पैसा भी मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग प्रशासन पे, हमारे छगुआ सरकार में प्रशासन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कमांड नहीं है प्रशासन के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के कोई कमांड नहीं है। दिन दहाड़े लोग, कल हमारे यहाँ डीसी भी महिला के साथ होती है, इटखोरी में सीओ भी एक साथ देखे, दोनों हाथ से डंडा उठा के मार रहे हैं। ठीक है, कोई गलती किया उसको डांटिए, उसको पनिशमेंट दिया, ये ना कि डंडा उठा के मारने लगेगा। ये कहाँ का कानून है? ये तो बहुत गलत, सरासर गलत है। हमारे जंगा विधानसभा में भी इस तरह से आए दिन चोरी होता है। अभी हमारे विधानसभा में 2 दिन पहले चोरी हो गया, छत को, मोबाइल दुकान छत को उखाड़ करके चोरी कर लिया, पूरा दुकान उसका लूट लिया। इस तरह से हमारा गिरिडीह जिला पूरे झारखंड में मारपीट, हत्या आए दिन होते रहता है। रोज कमांड करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। हम सरकार से भी हम आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सुधार लाइए, नहीं तो आए दिन हत्याएं, मर्डर, चोरी होगा तो हम लोग सदन के अब धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध भी करेंगे। बहुत बहुत सवाल पूछने के बाद सारी चीजें हम लोगों ने भी संज्ञान में लिया। बकायदा वरिष्ठ सदस्य सीपी सिंह जी ने आसन को सूचना भी दिया है। एक अंचल अधिकारी हैं और रामगढ़ की घटना तो खैर वीडियो फुटेज के माध्यम से हम सबों ने देखा, जो कि चिंता का विषय है। धार्मिक स्थलों पर और बिल्कुल आस्था के केंद्र में लोग अगर इस प्रकार से लोगों के साथ लाठी डंडा के साथ व्यवहार करेंगे, ये कतई उचित नहीं है। उसके साथ गिरिडीह उपायुक्त का भी एक वीडियो फुटेज सामने आया, जिसमें वो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वहां के धरने पर बैठी महिलाओं के साथ जिस टोन में वो बातचीत कर रहे थे, वो कतई एक वरिष्ठ सीनियर पदाधिकारी के लिए शोभनीय नहीं था। मुझे लगता है इन सब चीजों पर राज्य सरकार को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। उन्हें तमाम पदाधिकारियों की विशेष क्लास लेने की आवश्यकता है, उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जनता के लिए हैं। जनता के देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करना कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का और ये शहीदों के देश का अपमान है। सच्चाई है, आप कोई भी 2 नंबर का काम बिना प्रशासन के सहयोग से नहीं कर सकते। एक बात आप क्लियर जान लीजिए, अगर आपने प्रशासन को चंदा नहीं दिया है, सहयोग नहीं किया, तो 2 नंबर का काम होगा ही नहीं। योजना महिला सम्मान योजना का क्या हक हुआ, सब कुछ राज्य सरकार ने नीति बना दिया कि 18 से 50 के आयु वर्ग के सभी महिलाओं को महिला सम्मान योजना का लाभ देना। लेकिन 2 वर्ष हो गया, मोटा मोटी स्टार्ट किए हुए 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गया। एक भी 1.5 वर्ष में नई महिला जिनका उम्र 18 साल जो प्राप्त कर चुकी है, उनका नाम नहीं जुड़ा। कहते हैं कि पोर्टल बंद है। अजीब कि पोर्टल बदमाश है, सरकार बदमाश नहीं है। और 50 साल जिनका हो गया, 1 मिनट भी। बोकारो रेंज के डीआईजी आनंद प्रकाश सोमवार को धनबाद कलेक्ट्रेट स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीते शाम गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर के साथ हुए पुलिस मुठभेड़ मामले में जानकारी प्राप्त कर इस पर विस्तृत समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान डीआईजी ने पूरे घटनाक्रम पर एसएसपी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। बैठक में मुठभेड़ के बाद की स्थिति, फरार अपराधी की तलाश और गैंग से जुड़े अन्य लोगों पर सख्त कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की गई। डीआईजी ने पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान को तेज करने का निर्देश भी दिया, ताकि शहर में कानून व्यवस्था पूरी तरह बनी रहे। आज जो कल इनकाउंटर हुआ प्रिंस खान का, जो गुर्गा था, कोई ओझा, सुधीश ओझा था, उसके संबंध में और उसके सदस्यों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, अरेस्ट किया जाए, कैसे उसका इम्पैक्ट को खत्म किया जाए। और बंगाल का चुनाव भी आसान है, एक बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो उसके बारे में भी कुछ दिशा निर्देश दिया गया। और आने वाला जो पर्व त्यौहार है, ईद हुआ और रामनवमी हुआ, उसके लिए भी कुछ आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
बोकारो जिला प्रशासन ने चास नगर निगम के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और उप महापौर चुनाव की तारीख जारी कर दी है। 17 मार्च को चास नगर निगम के मेयर और सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा कराया जाएगा। आज 9 तारीख को ये सूचना डीसी सर द्वारा निर्गत की जा चुकी है कि 17 मार्च को चास नगर निगम में जो उनका हॉल है उसमें मेयर की शपथ ग्रहण करवाई जाएगी कमिश्नर सर द्वारा, और इसके साथ सभी वार्ड पार्षदों की भी करवाई जाएगी। उसके बाद वहाँ पे 11 बजे से शपथ ग्रहण जब होगा उसके बाद वहाँ पे उप महापौर का जो निर्वाचन होना है उसकी प्रक्रिया शुरू होगी, जो लगभग 2 बजे तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सोमवार को धनबाद कलेक्ट्रेट से स्कूटी रैली निकाली गई। समाज कल्याण विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली कलेक्ट्रेट से निकलकर रणधीर वर्मा चौक तक की गई, वहीं जहां पर महिलाओं के सम्मान और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया गया, वहीं दूसरी ओर नशा मुक्ति के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन महिलाओं को सशक्त बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार महिलाओं और युवतियों के लिए कई योजनाएं चला रही है। झारखंड में मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। मूल मकसद जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है वो महिला सशक्तिकरण पर जोर देना और जो वुमेन एम्पावरमेंट की मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उसको और बढ़ावा देना है। आज रैली के माध्यम से हम लोग ऐसी सामाजिक कुरीतियां जिसके वजह से महिलाओं के सशक्तिकरण में रोक लगती है, जैसे बाल विवाह है, भ्रूण हत्या है, उस पर भी आज जागरूकता करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ सशक्तिकरण को लेकर, उनके आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण को लेकर जो जिन बिंदुओं पर काम होना चाहिए और हो रहा है उस पर भी चर्चा की गई। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में होली के दिन हुई जमीन कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस को अहम जानकारी मिली। वहीं आपको बता दें कि सफलता भी मिली। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खुदू मंडल और कृष्णा मिश्रा के रूप में हुई है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसडीपीओ दयानंद आजाद ने प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी दी। 4 तारीख को होली के दिन तलवाडांगा में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की गई और उसी के परिप्रेक्ष्य में कांड की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक एसआईटी टीम की गठन किया गया था मेरे नेतृत्व में और टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट के आधार पर इसमें अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी बहिर्ग्राम मालपाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले दोनों हैं। उन दोनों व्यक्ति की गिरफ्तारी जो है हॉस्पिटल से की गई है, सदर हॉस्पिटल से की गई। इनका नाम है खुदू मंडल और एक कृष्णा मिश्रा। बोकारो में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार के पास सुबह करीब 9 बजे एक ईमेल आया जिसमें बोकारो कोर्ट को साइनाइड बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं आपको बता दें कि मेल में सौरभ विश्वास नाम का जिक्र होने की बात भी सामने आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आई। मौके पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर पूरे परिसर की सघन चेकिंग कर रही है। एक ईमेल आया है जिसमें लिखा है कि यहाँ पर इसको जो है यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, साइनाइड बॉम्ब का उसमें थ्रेट दिया गया है। तो उसी को लेके जो है हम यहाँ सुबह से जो है सर्च करवा रहे हैं। हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं लोकल, उनकी मदद से। और मीनवाइल जो प्रॉपर एक्सपर्ट टीम जो है बीडीडी की वो ऑन वे है। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी और वो फिर इसको प्रॉपर सैनिटाइज करके और फिर सर्टिफाई कर देगा कि बिल्डिंग सिक्योर है। अभी तक जो हमारी सर्च है उसमें वैसा कुछ सस्पिशियस मिला नहीं है,
बट हम लोग फिर भी बहुत कॉशियस हैं। आप देख सकते हैं ये प्रेमिसेस को खाली करा दिया गया है, जो मेन प्रेमिसेस है, और दूर तक इसमें कॉर्डन भी लगा दिए गए हैं और अभी एंट्री सभी तरह की यहाँ बाधित कर दी गई है। अंदर से जो कोर्ट प्रेमिसेस है वहाँ से सारे व्हीकल्स वगैरह को भी जो है इवैक्यूएट करवा दिया गया है। सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं और हम लोग उसको डीपली सर्च भी करवा रहे हैं चीजों को। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।